प्रदर्शनी आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका एक स्वागत है। और कंसेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर के अंतर्गत विभिन्न टॉपिक्स में डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर हम वीडियो लाते आ रहे हैं। यह वीडियो भले ही कुछ साइंस से रिलेटेड है, यानी कि फिजिक्स से रिलेटेड है, केमिस्ट्री से रिलेटेड भी आएगी और बायोलॉजी से रिलेटेड आएगी। फिर उसके बाद में आपका पॉलिटी से रिलेटेड आएगी, हिस्ट्री से रिलेटेड आएगी। लेकिन मैं अभी जो श्रृंखला चला रहा हूँ उसमें फिजिक्स से रिलेटेड सवाल है, जो कुछ टॉपिक्स हैं जो परीक्षा में आने की पूरी संभावना बनी हुई रहती है, उन टॉपिक्स को लेकर हम आ रहे हैं। उसी श्रृंखला में यह टॉपिक्स है ध्वनि की चाल पर विभिन्न कारकों का प्रभाव। अब ध्वनि के चालकों पर विभिन्न कारकों का प्रभाव, कौन कौन से कारकों का प्रभाव पड़ता है, तो पहला हम मान लिया जाता है कि प्रेशर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है क्या ध्वनि के ऊपर। तो इन्फ्लुएंस ऑफ या इम्पैक्ट ऑफ प्रेशर ऑन साउंड, यानी कि ध्वनि पर दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव। तो कहा जाता है कि ध्वनि पर दाब के प्रभाव क्या पड़ता है क्या, तो उत्तर आएगा नहीं। लेकिन उसके लिए कंडीशन है निश्चित ताप पर। तो लिख लीजिएगा, निश्चित ताप पर या नियत ताप पर कांस्टेंट टेम्परेचर में ध्वनि पर या ध्वनि की चाल पर ध्वनि की, यहां ध्वनि की चाल लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, चाल पर दाब का प्रभाव। तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं कि ध्वनि की चाल पर किन तत्वों का प्रभाव या किसका प्रभाव पड़ता है, किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। उपयुक्त में से ABCD इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शन दिए बनाएंगे। तो क्वेश्चन भी एक लास्ट में करा दूंगा, जिससे कि पहले आप इन चीजों को आप लिखते चले जाइएगा, उसके बाद लास्ट में मैं क्वेश्चन करा दूंगा, है कि नहीं। तो उससे आपकी और भी क्लियर हो जाएगा। यानी कि इम्पैक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड पर कोई इम्पैक्ट डालता है या नहीं डालता है, उत्तर आएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन एक टर्म एंड कंडीशन है कि वह निश्चित तापमान पर होना चाहिए, निश्चित टेम्परेचर पर होना चाहिए, तभी जाकर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा जो होता है वह है ताप का प्रभाव पड़ता है क्या, टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव पड़ता है, ताप का प्रभाव पड़ता है। अगर ये आपसे प्रश्न पूछ दे या ये स्टेटमेंट रहे तो ताप का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, यह आपसे पूछा जाए तो आपका उत्तर क्या जाना चाहिए। तो यह उत्तर जाना चाहिए, मान लिया कि ध्वनि की चाल को हमने एस मान लिया,
तो यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट अंडर टी का। यानी कि स्पीड ऑफ साउंड, इसको एस को कहते हैं स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी कि तापमान का, तापमान का या ताप का प्रभाव पड़ता है कि नहीं। तापमान उसका एग्जैक्ट वैल्यू दिखाता है, टेम्परेचर उसका जो है उसके वेरिएबल चीज को बताता है। यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे साउंड की स्पीड बढ़ती जाएगी। मान लिया जाए कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर बढ़ा दे, मान लिया जाए कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर इन्हांस कर दिया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को हमने बढ़ा दिया 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0.61 मीटर आपकी जो है स्पीड बढ़ जाएगा। यानी कि स्पीड बढ़ जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्पीड बढ़ जाएगा। किसका? तो साउंड का। तो ये भी बहुत फैक्चुअल चीजें ध्यान में रखना चाहिए कि इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ साउंड also भी increases. Its relation so as S is directly proportional to root under T के होता है। अब एक और तीसरा कंडीशन देखते हैं। स्पीड ऑफ विंड या एयर, स्पीड ऑफ विंड या एयर यानी कि वायु की गति का प्रभाव पड़ता है कि नहीं, वायु की गति का प्रभाव पड़ता है कि नहीं, प्रभाव पड़ता है कि नहीं, प्रभाव पड़ता है या नहीं, यह प्रश्नवाचक आपके सामने है। तो देखते हैं कैसे प्रभाव पड़ता है। मान लिया जाए विंड की गति, मान लिया जाए यह हो गया आपका ईस्ट हो गया और ये हो गया वेस्ट, तो वायु जो है ईस्ट से वेस्ट की ओर चल रही है। और मान लिया जाए यह व्यक्ति यहां पर है और यह इसे आवाज दे रहा है और उसका दोस्त जो है या मित्र जो है वह यहां पर है। यानी कि वह आवाज को, जो आवाज दे रहा है, वह पवन उसको उसी दिशा में बड़ी आसानी से पहुंचाने का काम करता है। तो इससे ये प्रभाव, इससे ये आप निष्कर्ष निकल जाते हैं। अगर मान लिया जाए कि साउंड का जो मान लिया जाए कि स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड अगर भी है, कैपिटल भी है, और स्पीड ऑफ विंड, स्पीड ऑफ विंड अगर स्मॉल भी है, तो देखेंगे यहां से आपेक्षिक वेग न कर सापेक्षिक, सापेक्षिक यानी कि एक होता है रिलेटिव वेलोसिटी और एक होता है कॉरस्पॉन्डेंस वेलोसिटी। तो इसका कॉरस्पॉन्डेंस वेलोसिटी जो होगा उसमें जुट जाएगा, सापेक्ष चल रहा है। तो इसमें क्या होगा, v प्लस v, स्मॉल v प्लस
भी यह जुड़ जाता है कि नहीं, क्योंकि यह इसी दिशा में उस वस्तु को स्पीड को बढ़ा देगा, है कि नहीं। इसको, और जबकि वायु के अगर विपरीत दिशा में अगर कोई दोष हो, जैसे कि इस दिशा की ओर एक दूसरा पिक्चर बनाते हैं और यह जो है वेस्ट से ईस्ट की ओर मित्र हो, लेकिन मान लिया जाए कि हाँ यहां पर थोड़ा सा चेंज कर देना है, यहां पर कर देना है कि वायु की गति इस टाइप से है, ये आवाज दे रहा है मित्र को इस दिशा में, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की ओर आवाज दे रहा है। ये पिक्चर में आपको क्लियर कर देता हूं। इस बार यह आदमी इस टाइप से है और ये आवाज दे रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में, लेकिन हवा चल रही है, विंड का डायरेक्शन है, यह क्या चल रही है, ईस्ट से वेस्ट की ओर डायरेक्शन चल रही है, और यह व्यक्ति आवाज जो दे रहा है वह क्या दे रहा है, यह वेस्ट टू ईस्ट दे रहा है। तो अपोजिट हो गया, विंड का डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट है, विंड का डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट है, और व्यक्ति जो आवाज दे रहा है, यानी कि यह व्यक्ति जो श्रोता आवाज दे रहा है, मैंने जो वक्ता है यह आवाज दे रहा है, वह किसको दे रहा है, इसको दे रहा है, यह दे रहा है, इसको दे रहा है। तो वेस्ट से ईस्ट एक दूसरे के विपरीत हो जाता है, तो इसका जो आपका आपेक्षिक वेग बनेगा साउंड के केस में, वह बनेगा आपका कैपिटल V माइनस V। यानी कि पवन की दिशा में, इससे यह निष्कर्ष निकला कि विंड की दिशा में जो साउंड ट्रेवल करती है वह काफी तेजी से करती है, और विंड के विपरीत दिशा में अगर साउंड दूरी ये जिस वेग से जाएगी वह कम वेग से जाएगी, इसलिए बहुत ज्यादा दूरी तय भी नहीं करेगी और बहुत धीरे धीरे आवाज में जाएगी। कहने का मतलब है कि ये आपको जो है कंडीशन आपको फुलफिल पता चल गया होगा कि कैसे किसी चीज को हम किस प्रकार से डायरेक्शन का, यानी कि विंड के डायरेक्शन का प्रभाव पड़ता है, वो सारी की सारी चीजें आपको क्लियर कट हो गया है। ये 3 कंडीशन है, लेकिन 3 कंडीशन अभी भी और भी कंडीशन आएंगे। 4th कंडीशन देखते हैं, और ये परीक्षा में निश्चित रूप से इससे सवाल ऐसे आते ही हैं, यानी कि बड़े एग्जामिनों से लेकर और PCS लेवल एवं छोटे एग्जामिनों तक भी इंपैक्ट इसका पड़ता है। एक होता है इम्पैक्ट ऑफ speed of sound with respect to मीडियम। मीडियम का मतलब माध्यम, क्योंकि साउंड हमेशा मीडियम में ही ट्रेवल करता है। मीडियम डेंसिटी, मीडियम डेंसिटी यानी माध्यम के घनत्व पर ध्वनि के चाल का प्रभाव, ध्वनि के चाल का प्रभाव, चाल का प्रभाव, चाल का प्रभाव कैसे किस प्रकार से पकता है, इस चीज को हम जानने का प्रयास करते हैं। तो इसको मीडियम का डेंसिटी मीन्स, देखिए एक चीज और ध्यान में रखिएगा, शुष्क वायु का घनत्व हमेशा बड़ा होता है इसको कहते हैं ह्यूमिड
ह्यूमिड यानी कि आर्द्र वायु के घनत्व से, वायु के घनत्व से। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक होता है गर्म हवा और एक होता है ठंडी हवा। ठंडी हवा, ये केस गर्म हवा और ठंडी हवा और सूक्ष्म वायु घनत्व, सूक्ष्म वायु और आर्द्र वायु, ये दोनों में तकनीकी रूप से अंतर है। दोनों को एक समझिएगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि गर्म हवा यानी कि हॉट एयर, हॉट एयर में डेंसिटी हमेशा ठंडी वायु का ज्यादा होता है। ठंडी वायु यानी कि यह कोल्ड एयर का या कोल्ड विंड का, इसमें तो ये कंडीशन लगता है। लेकिन जैसी शुष्क वायु का घनत्व और ह्यूमिड आर्द्र वायु का घनत्व की चर्चा करते हैं तो इसमें शुष्क वायु का घनत्व ज्यादा होता है बनस्पत की आर्द्र वायु के घनत्व से। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों का होगा कि जिसका घनत्व ज्यादा होगा, यानी कि इसको सूक्ष्म वायु की डेंसिटी को हम D1 मानते हैं, इज ग्रेटर देन, या ह्यूमिड वायु का घनत्व को अगर हम D2 मानते हैं, इसका मतलब जनरली कंसेप्ट में आप लोगों को आता होगा कि जिसका घनत्व ज्यादा होगा उसमें वायु तेजी से गमन करती है। तो ये अगर आप दिमाग में कंसेप्ट रखे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट जो होता है वह मेटल के केस में होता है, यह मेटल के केस में होता है, यानी कि धातु के केस में होता है, यह एयर के केस में नहीं होता है। जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है। शुष्क जिसमें वायु का घनत्व ज्यादा होगा उसमें एयर जो है, उसमें जो है साउंड जो है ट्रेवल जो करेगा वह जो है ज्यादा करेगी, और जिसमें वायु का घनत्व जो होगा जस्ट अपोजिट हो जाता है। इसीलिए यह डी जो है, अब हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि यह वायु के केस में होगा, वायु का घनत्व जो होगा वह इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड के होगा। डेंसिटी इज, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि स्पीड जो होगा वह इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी के होगा, या सिर्फ केस वायु के लिए होगा, यानी कि एयर के लिए होगा, एयर के लिए होगा। लेकिन यहां पर मेटल के केस में यह स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी के केस में होगा, यह सिर्फ मेटल के केस में होगा। और मेटल के केस में एक और कंडीशन लगता है कि सिर्फ डेंसिटी पर निर्भर नहीं करेगा बल्कि उसके फ्लेक्सिबिलिटी पर निर्भर करेगा, यानी कि उसके लचीलापन पर निर्भर करता है। यानी कि धातु के केस में साउंड का स्पीड में उसमें जो ट्रेवल करेगा सिर्फ डेंसिटी नहीं बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी पर निर्भर करेगा। यही कारण है कि स्टील में, स्टील एक धातु है और उस धातु में साउंड का स्पीड ज़्यादा होता है, सिर्फ घनत्व के माध्यम से नहीं बल्कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी के कारण भी होता है। तो ये चीज आपका कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन वायु के केस में जस्ट अपोजिट होता है, या S इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होगा, यानी कि जिसका डेंसिटी कम होगा उसमें साउंड का स्पीड जो होगा वह ज्यादा होगा, जस्ट अपोजिट हो जाता है। यही कारण है। अब देखिए यहां पर हम लिखे होंगे गर्म हवा ठंडी हवा का तो यहां नहीं लेना है, यहां पर देखे होंगे कि सूक्ष्म वायु का घनत्व ह्यूमिड आर्द्र वायु के घनत्व से ज्यादा होता है। यही कारण है कि ह्यूमिड आर्द्र वायु का घनत्व जब कम होगा तो ह्यूमिड वायु का घनत्व अगर कम होगा तो इसको अगर स्पीड हम इसमें S1 मान लेते हैं, क्योंकि ह्यूमिड वायु में हम मानते हैं कि वायु का स्पीड, वायु की गति S1 है, और सूक्ष्म वायु के घनत्व में हम इसका स्पीड अगर S2 मान लेते हैं तो आपको स्पष्ट है कि इसका घनत्व जिसका कम होगा उसी में ध्वनि की गति ज्यादा होगी। इसलिए S1 इज ग्रेटर देन S2। इसी को कहेंगे कि आर्द्र वायु में
आर्द्र वायु में ध्वनि की गति शुष्क वायु से ज़्यादा होती है। आपको यह कंडीशन समझ में आ गई। इसे एक सवाल भी पूछा जाता है कि क्या कारण है कि बरसात के दिनों में साउंड जो है ये आपका आवाज़ की या साउंड की गति या आवाज़ की गति जो है वह ज़्यादा हो जाती है और बहुत दूर तक सुनाई देती है। इसलिए आप देखे होंगे बरसात के दिनों में ट्रेन की जो हॉर्न होती है जिससे वह सीटी आवाज़ करता है वह काफ़ी दूर तक सुनाई देता है, या कोई भी आवाज़ होती है तो काफ़ी दूर तक सुनाई देती है, लेकिन वही आम दिनों में वह कम दूर या सुनाई ही नहीं देती है। यह आपने महसूस किया होगा। इसके पीछे यही कारण, इसे सवाल भी पूछा जाता है कि आर्द्र वायु में आवाज़ जो है बहुत दूर तक सफ़र करती है, लेकिन वही आवाज़ जो है वह कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है आपको शुष्क वायु में। आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसे सवाल काफ़ी आते हैं। और एक नेक्स्ट कंसेप्ट आते हैं कि इफेक्ट ऑन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का साउंड के स्पीड पर प्रभाव पड़ता है क्या? एक लिखिए, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो भी हो नंबर देख लीजिएगा। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी on a speed of sound, आवृत्ति का ध्वनि के गति पर प्रभाव, ध्वनि के गति पर प्रभाव, ध्वनि के गति का प्रभाव। कहने का तात्पर्य यह है कि फ्रीक्वेंसी का क्या साउंड के स्पीड पर प्रभाव पड़ता है? फ्रीक्वेंसी को ही आवृत्ति कहते हैं। तो उत्तर होगा नो, नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। फ्रीक्वेंसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब क्यों नहीं पड़ता है अभी तुरंत बताऊंगा। और काहे नहीं पड़ता है? तो देखिए, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का प्रभाव इंटेंसिटी पर पड़ता है। इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता। इंटेंसिटी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तीव्रता या इंटेंसिटी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन इसी फ्रीक्वेंसी का साउंड के स्पीड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्पीड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। जैसे आपको हम बताते हैं कि जैसे मैं धीरे से बोला, आप वहां पर बैठे हुए हैं, अब क्लास में कक्षा ले रहे हैं, तो साउंड 332 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ही आपके पास पहुंचेगी। चाहे मैं लाउडली बोलूं या धीरे से बोलूं। धीरे से बोलने का उतना तात्पर्य है जिससे कि आवाज आप तक पहुंच जाए, ट्रेवल कर जाए। लेकिन साउंड को स्पीड माने दूरी तय करने में उतना ही समय लगेगा, यानी कि उसके स्पीड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन उसके इंटेंसिटी पर प्रभाव पड़ जाएगा। जैसे मैं अगर धीरे से बोलूं तो हो सकता है कि पहली पंक्ति के छात्र ही उस ध्वनि को सुन पाए, लेकिन मैं अगर उस चीज को बढ़ा दूं, यानी कि इंटेंसिटी को बढ़ा दूं, तीव्रता को बढ़ा दूं, तो पीछे रो हो सकता है कि सड़क तक वो आवाज चली जाए। तो उसे यानी कि फ्रीक्वेंसी का प्रभाव उसके इंटेंसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन उसके स्पीड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं बहुत सिंपल उदाहरण देकर समझाया हूं। अब आपको लगता है कि यह पूरी की पूरी आपको
चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब जो होता है कि मान लिया जाए कि साउंड जो है कई बार होता है कि वन मीडियम टू अनदर मीडियम में भी ट्रेवल करता है, तो क्या उसका भी प्रभाव पड़ता है क्या? तो माने उस जो साउंड के रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ पर क्या प्रभाव पड़ता है, वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, तो ये भी आप जान लीजिएगा। 6 नंबर में होगा कि इफ साउंड ट्रेवल्स वन मीडियम टू another medium, then what effect on wavelength and फ्रीक्वेंसी यानी कि हम हिंदी में भी लिख दे रहे हैं आपको कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके का मतलब क्या हो गया, ध्वनि के उसके तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ का मतलब तरंग दैर्घ्य, और आवृत्ति पर यानी कि फ्रीक्वेंसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह क्या प्रभाव पड़ेगा ये अभी हम ध्यान से देखते हैं। देखिए किस पर प्रभाव पड़ेगा और किस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ये ध्यान से हम देखते हैं। देखिए एक होगा वेवलेंथ और एक होता है फ्रीक्वेंसी। अभी थोड़ा देर पहले ही हम बताए हैं कि फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का इंटेंसिटी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रभाव पड़ता है, लेकिन स्पीड ऑफ साउंड पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इफ द साउंड वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन व्हाट इफेक्ट ऑन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये मुझे देखना है साउंड ट्रेवलर्स कर रहा है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि इसमें हमें जो पूछ रहा है वह साउंड स्पीड के बारे में ही पूछ रहा है। तो कुछ बात हिडन होती है, ये समझना चाहिए। तो ऐसे ही यूपीएससी के सवाल में बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड करके पूछ देगा जो अंडरस्टूड होता है। तो ये साउंड स्पीड के रिस्पेक्ट में ही पूछ रहा है। तो वेवलेंथ का साउंड स्पीड में कोई तो फ्रीक्वेंसी का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इस फ्रीक्वेंसी का साउंड के स्पीड पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ये तो मैंने पीछे प्रूफ करा चुका हूं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से इंटेंसिटी पर प्रभाव पड़ता है, साउंड के स्पीड पर कोई प्रभाव नहीं, स्पीड पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो किस पर प्रभाव पड़ता है, तो साउंड के इंटेंसिटी के ऊपर प्रभाव पड़ता है। साउंड के इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता पर प्रभाव पड़ता है। ये तो बात सही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का साउंड के स्पीड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वेवलेंथ का प्रभाव पड़ता है, यस। जैसे डिफरेंट वेवलेंथ में
डिफरेंट वेवलेंथ अगर होगा, अगर डिफरेंट वेवलेंथ होगा तो उस पर साउंड के स्पीड का प्रभाव पड़ जाता है कि नहीं? अगर वेवलेंथ अलग अलग होगा तो स्पीड ऑफ साउंड पर प्रभाव पड़ता है। जैसे यही कारण है कि स्टील वाले में थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, यही कारण है कि आपका जो है देखते होंगे कि स्टील में साउंड का जो वेव होता है वह काफ़ी ज़्यादा होता है बनिस्पत की एक गैस की तुलना में। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उसके वेवलेंथ में बहुत ज़्यादा जो है चेंजेज आ जाते हैं। यानी कि चेंज किस चीज़ के रूप में आएंगे, यानी कि वेवलेंथ चेंज होता होगा। जो वेवलेंथ है के कारण ही कई बार देखते होंगे, अरे वो भी छोड़ दीजिए, आप लोगों ने एक रेडियो वेव देखा होगा जिसमें कि एक होता है शॉर्ट वेव, जो पुरानी रेडियो देखे होंगे उसमें शॉर्ट वेव होता है, मीडियम वेव होता है, एक तो अब एफएम भी आना शुरू हो गया है। तो जिसका वेवलेंथ छोटा होता है वह दूरी, वेवलेंथ यानी कहने का मतलब है कि वेवलेंथ का मतलब होता है कि वेवलेंथ जिसका छोटा होगा, शॉर्ट वेव होगा, वह ज़्यादा दूरी तय करेगी, और जो मीडियम वेव होगा वह मध्यम दूरी तय करेगी, और जो एफएम होगा वो सबसे कम दूरी तय करेगी। तो जिसका वेवलेंथ छोटा होगा वह ज़्यादा दूरी तय करेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने इस चीज़ के ऊपर, यानी कि वेवलेंथ का प्रभाव जो है वह डिस्टेंस पर तो पड़ता ही है, और उसके बाद साउंड के स्पीड पर भी पड़ता है। एक चीज़ तो ये भी प्रभाव पड़ता है। दूसरा होता है कि देखे होंगे कि स्टील में साउंड का स्पीड जो है ज़्यादा होता है बनिस्पत आपका ईयर में, तो ईयर की तुलना में। तो ये सारी की सारी चीज़ें ज़्यादा दूरी तय करती है और बहुत तेज़ी से कर पाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम इस चीज़ के अंदर, यानी कि वेवलेंथ का प्रभाव साउंड पर पड़ता है, फ्रीक्वेंसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आप लोगों ने समझ लिया। अब है कि स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट गैसेस। क्या डिफरेंट गैसेस पर जो डिफरेंट गैसेस कहते हैं कि कुछ गैस भारी होगा, मॉलिक्यूलर वेट जो है जिसका भारी होगा, कुछ उसका वेट कम होगा, तो उसका भी कुछ प्रभाव पड़ता है क्या? तो मान लिया कि वेलोसिटी ऑफ साउंड को हमने v मान लिया, और यह रूट अंडर d होता है इसका संबंध, और v समानुपाती रूट अंडर 1/mv होता है। यह समीकरण होता है। अब बताएंगे ये d क्या है। वेलोसिटी ऑफ साउंड, इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड, और ये होता है डेंसिटी ऑफ डिफरेंट गैसेस। क्योंकि ये हम d1 भी ले सकते हैं, d2 भी ले सकते हैं, d3 भी ले सकते हैं, डिफरेंट गैसेस। और यह m हो गया। m यहां मास नहीं देखना है, यहां है मॉलिक्यूलर वेट लेंगे। यहां पर इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट का मतलब हो गया कि इसको आणविक भार कहते हैं, आणविक भार कहते हैं। और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब देखिए, बड़ा ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे हम डेंसिटी बढ़ाए जाएंगे या वेलोसिटी को क्या होगा, जस्ट यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे हम डेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे तो यह जो है v का मान घटते चला जाएगा, और जैसे जैसे हम डेंसिटी घटाते जाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ते चली जाएगी। इससे दो निष्कर्ष निकला। जो हल्की गैस है हाइड्रोजन, मान लीजिए कि हल्की गैस क्या है, हाइड्रोजन का जो है डेंसिटी जो है कम होता है किसकी तुलना में, एक जगह है ऑक्सीजन की तुलना में। तो हाइड्रोजन में जो है वह गैस, हाइड्रोजन में हल्की गैस होती है, उसका डेंसिटी भी कम होता है। हल्की गैस हो तो डेंसिटी कम होगा, और ऑक्सीजन भारी गैस होगा उसके तुलना में तो उसमें ज़्यादा ही होगा। तो कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन में जो वेलोसिटी होगा, हाइड्रोजन का जो ये वेलोसिटी के केस में, वेलोसिटी के हाइड्रोजन का वेलोसिटी, उसमें जो गमन करने वाली
जो आवाज की साउंड की गति होगी वह हाइड्रोजन में ज्यादा होगा बनिस्पत की O2 के। यह अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन इस समीकरण से हम इसको निकाल सकते हैं, इस समीकरण से, है कि नहीं। उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट में भी आप देखते होंगे, अब यहां से हम समीकरण निकाल सकते हैं, सेम इस ढंग के लगे। मॉलिक्यूलर वेट हमेशा ज्यादा होता है किसका, ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, उसका वेलोसिटी कम होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन का, तो ये ज्यादा करेंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और मॉलिक्यूलर वेट कम करेंगे तो वेलोसिटी ज्यादा हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से भी हम स्पष्ट होगा कि अगर वेलोसिटी निकालना पड़ेगा इस समीकरण से भी तो सेम रिजल्ट आएगा, यानी कि हाइड्रोजन का वेलोसिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होगा, या वेलोसिटी के केस में होगा। यानी कि ये दोनों इक्वेशन को हमने फुलफिल कर दिया। ये समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। इतना ही रिलेशन, मैंने 7-8 रिलेशन बताया हूं। गैसों के स्पीड किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो मैंने एक बार सबको मैं समराइज कर देता हूं। मैंने जो 7-8 पॉइंट बताए हैं उन सारी बात को एक बार समराइज कर देता हूं कि इसके डेंसिटी पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, ये बता दिया हूं। अब आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं अब दोबारा नहीं बताऊंगा। डेंसिटी का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, उसके बाद में और भी बहुत सारी चीजें बताए हैं। आपको 4 ही ऑप्शन देता हूं, ज्यादा नहीं देता हूं। उसके बाद में आपका डेंसिटी तो बता ही दिए हैं, डेंसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, मॉलिक्यूलर हो गया। अच्छे, उसके बाद में वायु की दिशा में और वायु की विपरीत दिशा में, यानी कि विंड के स्पीड का प्रभाव है, विंड के स्पीड, यानी कि ये स्पीड को एस से डिनोट किया है। इन सारे को आपको होमवर्क में बना के देना है कि किस पर इम्पैक्ट पड़ता है और किस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ये SW रहा। तो आज का लेक्चर सर इतना ही है। एक मैंने बोला था लास्ट में कि एक क्वेश्चन दूंगा, तो एक क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बता के बताएंगे कि किसका इम्पैक्ट पड़ता है। पूरा डिटेल्स इस पूरे लेक्चर को सुनने के बाद इसको सोल्व करके बताइएगा। डेट्स एंड आज की जो है लेक्चर आज खत्म यहीं पर की जाती है कि नहीं। और आइंदा जो है फिर से एक नई कंसेप्ट के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। आज की मुलाकात बस इतना ही। ढेर सारी शुभकामनाएं, ऐसे ही लेक्चर सुनते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सिर्फ साइंस नहीं, साइंस से कुछ जो टॉपिक्स है जिससे बराबर क्वेश्चन आते हैं वो मैं करा ही रहा हूँ। इसके अलावा और भी जो चीज़ें आएंगी वो विषयवार रूप से आपके समकक्ष में क्लास आती रहेगी। जय हिंद।